डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे सॉलिड स्टेट के लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर हम कुछ प्रश्न देंगे ऑब्जेक्टिव, जो उस ऑब्जेक्टिव को डील करना है, और फिर एक या दो दिन बाद हम उसका फिर आंसर लॉड कर देंगे। उससे मिला लेना है कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और फिर हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं उस विद्यार्थियों से आग्रह करेंगे कि जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम वीडियो भेजेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ताकि उससे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो सबसे पहले एक टॉपिक है, छोटा सा डेफिनेशन है, इंट्रिंसिक कंडक्शन क्या है। ठीक है, इसके पहले हम पढ़े थे वैलेंस कंडक्शन, और ये तो कंडक्शन क्या है, ये द कंडक्शन बाय प्योर सब्सटेंसेस सच ए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कहता है कि यदि कंडक्शन जो है यानी उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो सफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, यदि वह मूव सिलिकॉन के जरिए जर्मेनियम के द्वारा, दो ये मेटलॉइड्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के द्वारा यदि उसमें कंडक्शन हो तो वह कंडक्शन को कहते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन। ये कभी कभी आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। उसके बाद डॉपिंग क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी। हम इसके प्रीवियस क्लास में बताए हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड यानी सेमी कंडक्टर हैं। तो सेमी कंडक्टर को जब हम हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसके पिछले एक बताए थे हम कि यदि वो नॉन मेटल हो यानी इंसुलेटर हो तो उसका कंडक्टिविटी तेज़ी के साथ बढ़ता है, अधिक बढ़ता है, और सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो कम बढ़ता है, और गुड कंडक्टर का नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, यदि सिलिकॉन और जर्मेनियम का कंडक्टिविटी हम बढ़ाते हैं, कैसे, बाय एडिंग सूटेबल इम्प्योरिटी यानी कुछ अशुद्धियों को उससे मिला दें, और मिलाने से यदि सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो बढ़ जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डॉपिंग। ठीक है, डॉपिंग एक बढ़ाने का ही ख्याल का एक वर्ड है ये। जैसे कभी कभी क्रिकेट में सुना होगा कि क्रिकेट के खिलाड़ी भी डॉपिंग कराते हैं। डॉपिंग मतलब अपने कुछ ऐसा इंजेक्शन ले लेता है, ऐसा टैबलेट ले लेता है, कैप्सूल ले लेता है, ताकि उस खिलाड़ी का एनर्जी बढ़ जाता है और वह अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है, पूरी ताकत के साथ बॉलिंग करता है, पूरी ताकत के साथ बैटिंग करता है, तो वो डॉपिंग होता है। और यदि वो खिलाड़ी इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसको फिर खेलने में उसको बैन लगा दिया जाता है। जिसका सबसे बहुत ही अधिक उदाहरण आता है एक पुराना खिलाड़ी पाकिस्तान का, इसका नाम है ये शोएब अख्तर। बहुत फास्ट बॉलिंग करता था वो, वह डॉपिंग करता था प्राय, तो उसको कभी कभी उसको मैच से निकलना भी पड़ता था, बैन लगा दिया जाता था। तो डॉपिंग मीन्स हम वहाँ खिलाड़ी के कंडीशन में क्या कहेंगे, एनर्जी का इंक्रीज करना। और यहाँ क्या होगा, डॉपिंग जो सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ क्या होगा, उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी सिलिकॉन जर्मेनियम में कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे, उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी और तेज़ी के साथ बढ़ेगा, तो उस प्रक्रिया को कहेंगे हम लोग डॉपिंग। कुछ नोट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए कि सिलिकॉन डॉप्ड विथ 15th ग्रुप एलिमेंट्स, सो इट बिहेव एज ए एन टाइप सेमी कंडक्टर। यानी सिलिकॉन किसके साथ डॉपिंग होगा, 15th ग्रुप एलिमेंट का। ठीक है,
अच्छा, ग्रुप 14 एलिमेंट्स डॉप्ड विथ 13 ग्रुप एलिमेंट्स, सो बिहेव एज पी टाइप सेमी कंडक्टर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सब याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। एकदम दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट चैप्टर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, VVI का होल क्यू। इसमें 5 टर्म है, उस टर्म को ध्यान में रखना है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस आर ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स। कहता है किसी पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होता है वो किसके कारण होता है? मैग्नेटिक मोमेंट के कारण। और ये मैग्नेटिक मोमेंट किसके साथ संलग्न होता है? किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उसमें एक चुंबक का प्रॉपर्टी आएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस। कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे जनरेट करता है? कहते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? कक्षा में रहेगा, उसमें कक्षा घूम रहा है तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया। अथवा इलेक्ट्रॉन को स्पिन जब होता है, स्पिन कराते हैं, जैसे क्रिकेट में बॉल को स्पिन कराते हैं यानी उसको उंगली पर घुमा देना बॉल को, तो उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के अलोंग जब वो घूमता है, स्पिन करता है, तो वहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट आता है। जैसे कि तो कोई ऑर्बिटल फिगर में ऑर्बिटल मोशन दिखाया गया, मतलब पूरा कक्षा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ ये दिखाया गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है। तो ये ऑर्बिटल मोशन और स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। एक उदाहरण देते हैं, जैसे क्रिकेट बॉलर जो होता है, क्रिकेट के मैदान में देखा होगा जब क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा हो तो जो बॉल फेंकता है, थ्रो करता है, 2 तरह के बॉलर होते हैं। एक डायरेक्ट क्या होता है, बॉल को फेंकता है, और एक उसमें एक होता है क्रिकेट में स्पिनर। स्पिनर किसको कहते हैं? जो बॉल को घुमाता है पूरा, यानी जो बॉल उसका पहुंचता है बैट्समैन तक, वो बॉल घूमते घूमते पहुंचता है। ठीक है, तो बॉल जब घूमते घूमते पहुंचता है तो क्या है, उसका बॉल खेलना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो बॉल का दिशा किस डायरेक्शन में बॉल जाएगा ये पता नहीं चलता है। तो स्पिन क्यों कराता है? ताकि वो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा डेवलप हो और वह बैट्समैन चूक जाए, और चूकने के बाद वो आउट हो जाए। तो इस प्रकार से ध्यान ये रखना है एक लाइन में कि जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है एक ऑर्बिटल मोशन से और दूसरा स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इसी का 5 तुम्हारा टॉपिक है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। ये 5 में से आता है 3। तो पैरामैग्नेटिज्म की बात करेंगे पहले। क्या है? द सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये सब फिजिक्स में ही पढ़ोगे। कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो बहुत कमज़ोर रूप में वीकली अपनी ओर खींचे लेकिन कम खींचे, बहुत तेज़ी के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे तार में करंट जा रहा है और वहाँ तुम 11,000 का तार है, उसके समय चला गया तो तुरंत खींच लेता है वो विद इन सेकेंड, तो वो स्ट्रांगली यू अट्रैक्टेड। ये क्या है? वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट करे अपनी ओर, वैसे पदार्थ को हम पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे। और दिस प्रॉपर्टीज और उसके गुणों को, उसका जो गुण होगा उस गुण को कहेंगे हम पैरामैग्नेटिज्म। इसका एग्जाम्पल हुए नोट में लिखा दिए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्लास 11th में पढ़े हम लोग कि इसके पास कम से कम एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वह पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा है डायमैग्नेटिज्म, द सबस्टांसेस विच आर वीकली रिपेल्ड। वीकली रिपेल्ड बोलो चाहे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बोलो, एक ही बात हुआ। तो वीकली रिपेल्ड जो रिपेल करे लेकिन वो कम रिपेल करे,
उसको कहेंगे हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डेफिनेशन बहुत, वीकली अट्रैक्टेड, वीकली रिपेल्ड। यहाँ अट्रैक्टेड, यहाँ रिपेल्ड, परिभाषा हो गया दोनों का। ये बहुत पूछता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? नॉन एज डायमैग्नेटिज्म, ये हो गया। फिर नोट में है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, सारा इलेक्ट्रॉन इसका पेयर रहेगा तो होगा डायमैग्नेटिक। ऑब्जेक्टिव में पूछता है एक अनपेयर्ड रहे तो पैरामैग्नेटिक, और सारा पेयर रहे तो डायमैग्नेटिक। ठीक है। डेफिनेशन भी, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बस। ठीक है। और अब फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? द सबस्टांसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तथा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बहुत तेजी के साथ, मजबूती के साथ वो खींचे, चुंबक जैसे हो गया, इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड दिस प्रॉपर्टीज आर नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। इसका एग्जाम्पल आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकेल, ये सब हुआ। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये 3 टॉपिक हुआ, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म चौथा टर्म है इसका। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इन विच मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आर अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पढ़ोगे, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में 12 में ही पढ़ोगे। तो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है। जैसे मान लो कि हम इस प्रकार से चारों ओर घूम रहे हैं ऐसे करके, तो ये एक मैग्नेटिक डायरेक्शन ऐसे उत्पन्न होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। ये जैसे तुम गोल गोल घूमो, बहुत रनिंग में गोल गोल 10 मिनट तक घूमो, और इस प्रकार से घूमते रहो 10 मिनट तक गोल गोल, उसका एकाएक तुम देखोगे तुम एक साइड गिर जाओगे, है ना। क्यों गिर जाता है? क्योंकि जो तुम्हारे घूमने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और तुमको एक तरफ खींच लेता है वो। ठीक है। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो और एंटी पैरेलल हो, जैसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे एक ऐसे, तो क्या होगा? उसका मैग्नेटिक मोमेंट, एज ए रिजल्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, तो वो नहीं खींचेगा। ठीक है। मान लो तुमको बीच में खड़ा कर दे और एक उधर से एक आदमी खींचे, एक इधर से खींचे, तो तुम किधर किसी साइड नहीं जाओगे, बराबर फोर्स लगाएंगे तो जहीं का तहीं रहोगे, है ना। उसी प्रकार से हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, जहाँ पर बस ये ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आर अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ, बराबर पैरेलल और एंटी पैरेलल। मान लो 5 डायरेक्शन तुम दिया पैरेलल में, तो 5 एंटी पैरेलल, एक छोड़ के एक अल्टरनेट, तो उसका हम मोमेंट रिजल्ट निकालेंगे, उसका फिजिक्स के द्वारा हम उसका रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे, तो क्या आएगा? 0 आएगा। एग्जाम्पल इसके हैं। फेरीमैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इन विच मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आर अरेंज इन एनी वेज। कहता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी तरह से अरेंज करेंगे, एज ए रिजल्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ एक एरो ऐसे दिया गया, साइन छूट गया बीच में, रिजल्ट के बाद नेट होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, है ना, उसे बोलते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ये हुआ। अब यहाँ पर डायरेक्शन दिखा गया फेरोमैग्नेटिज्म, देखो इसका डायरेक्शन एक ही तरफ दिखाया गया है। क्यों दिखाएगा एक तरफ? क्योंकि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। उसका उल्टा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, सब का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 0। और फेरी का क्या है? किसी भी तरह 3 गो ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे, 2 नीचे है, एक नीचे है, इस तरह से, है ना, इसका 0 नहीं होगा। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इसका नेट डायपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट 0, और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस प्रकार ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है। द इन हो गया ये चैप्टर सॉलिड स्टेट। यूट्यूब के माध्यम से कुछ दिक्कतें होगी तो फिर क्लास में हम इसका जिक्र करेंगे, दिक्कत हम निकालेंगे। तब तक इसको तुम लोग पूरा नोट्स में इसको बढ़िया से इसको उतार करके इसको समझते जाना है। और एक लॉकडाउन के क्रम में
तुम लोग को पढ़ाई में किसी प्रकार कमी नहीं करना है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लॉकडाउन भी बीतता जा रहा है। आज से हम लोग का आज ख़त्म हो रहा है तीसरा लॉकडाउन, कल से चौथा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। फिर इसमें क्या क्या नियमें आएगी, लेकिन अभी क्लास खुलने का अभी कहीं दिख नहीं रहा है। तो तब तक उसको बहुत सीरियस ढंग से पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, ताकि ऐसा पढ़ो कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं पॉजिटिव होकर के पढ़ें। ऐसा नहीं कि फिर पढ़ाई होगी, देखा जाएगा, खुलेगा स्कूल कॉलेज तो फिर पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे, तो ये बहुत समय बीत जाएगा। फिर हम लोग का त्योहारों का समय आ रहा है, त्यौहार की छुट्टियां होगी और बहुत प्रॉब्लम होगा। अब जिस तरह से हम लोग पहले उन्मुक्त होकर के चलते फिरते थे, खेलते कूदते थे, पढ़ते थे, अब सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। नई ज़िंदगी में हम लोग को लौटना है, नया तौर तरीका होगा, एवरीडे जो हम लोग का रूटीन होगा, जीने का सिस्टम होगा, वो अलग तरह से होगा। इसलिए घर पर अच्छा से बहुत पॉजिटिव होकर के पढ़ें, और कोरोना से डरने की बात नहीं है, ये चलता रहेगा। केवल सावधानी रखनी है, सुरक्षा रखना है, और हाथ वगैरह को धोते रहना है, ठीक है। काफ़ी किसी से यदि थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, संयम में रहना है, और इसी तरह पढ़ाई भी करते रहना है। ये हम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर HCP हो तो 12, CCP FCC हो तो 12, BCC हो तो 8। ये रेंज ऑफ रेडियस रेशियो है, जैसे है ना, इतना रेंज रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ये तुम्हारा प्लेन, ये सब क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे फार्मूला हम बनाए थे रेडियस रेशियो किसका, टेट्राहेड्रल का, है ना, तो क्या बताए थे, R+/R- इक्वल टू बराबर क्या थे इसका, हम लोग तो पढ़ता होगा मैथ में 10 क्लास में, बारंबारता वाला, तोरण वाला, रेंज वाला जो तो इधर ले जाता है। इसका एग्जैक्ट बराबर करेंगे तो 0.225, ये फॉर्मूला बताए थे हम। किसके लिए, टेट्राहेड्रल वाइड के लिए, ठीक है, इस तरह फॉर्मूला बताए थे। उसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल के लिए तुम्हारा इतना बराबर कर देना है, क्यूबिक के लिए तुम्हारा इतना बराबर कर देना है, प्लेनर ट्रायंगल के लिए इतना कर देना है। इससे न्यूमेरिकल भी हम बताए हैं, जब क्यूबिक वाइड हो तो इतना बराबर कर दिया था, ऑक्टाहेड्रल हो तो इतना बराबर कर दिया था, टेट्राहेड्रल हो तो इतना, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी और न्यूमेरिकल में भी, ठीक है। फिर हम एक और डाटा बना दिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। जो ऑब्जेक्टिव देंगे उस ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है। जैसे मान लो पूछ दिया कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बहुत पूछता है इसको, ये वाला VVI है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 का मतलब होता है कि एक क्लोरीन को, एक सोडियम को चारों तरफ से 6 क्लोरीन ने घेर करके रखा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, है ना, ये कोऑर्डिनेशन। तो सोडियम को कितने लोग घेरा, 6 क्लोरीन, और एक क्लोरीन को 6 सोडियम, है ना, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, हम इसको देख नहीं पाएंगे, सोचना समझना पड़ेगा कि एक सोडियम 6 क्लोरीन को चारों ओर से घेरा है, और एक क्लोरीन को 6 सोडियम, इसी को बोलते हैं 6:6। इसको नहीं उतारना नोट्स में, समझाने के लिए यहाँ पर इसको लिख दिया है। इसे 6 तो हम डायरेक्ट 6:6 बोलेंगे अथवा 6 बोल देंगे, ठीक है। पूछता है NaCl कौन सा पैकिंग स्ट्रक्चर है, तो CCP या FCC बोलेंगे। उसमें KCl, AgF, LiCl, NH4Cl सब आयनिक हैं। फिर कहेगा जिंक ZnS में क्या है, 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरह सबका हम यहाँ पर डाटा एक तो दे दिए, इसको रिमेम्बरिंग याद रखना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो फिर ऑब्जेक्टिव को अभी हम सेंड करेंगे साथ में ही, या अलग से करके इसको भेजते हैं, ठीक है। तब तक इसको हम भेज देते हैं, इसको पढ़ना है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत ही साथ इसका भेजेंगे हम अलग टाइम में, तो उसको फिर बनाते जाना है। यहाँ पर तुम लोग को 2 दिन का हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, 2 से 3 दिन का, और 2 से 3 दिन में तुम लोग को ये सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह बना करके रखना है। 2 दिन समय देंगे हम, आज संडे है तो मंडे और ट्यूसडे को रात में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या शाम में सेकेंड हाफ में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे हम, और आंसर भेज करके
तुम लोग को फिर देखना है, मिलाना है कितना सही कितना गलत, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। चैप्टर इसका नाम है सॉल्यूशन।